बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। मुल्की सियासत में उतार चढ़ाव जारी। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात में तरामीम और चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने की तैयारी में मसरूफ, तो नून लीग की तंजीम साजी मुहिम जमात में मजीद दरार का सबब बन रही है। अमरीकी सेनेट में पेश होने वाले बिल में पाकिस्तान का जिक्र क्यों? पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात और खत्ते की बदलती सूरत हाल का मुस्तकबिल क्या? और कोरोना के बाद मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। गुज़िश्ता 24 घंटों में केसेस की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज अब जान चुके हैं और मुल्क की सियासत एक अलग नहज पर पहुंच चुकी है। धांधली का शोर सभी मचाते हैं लेकिन इस्लाहात कोई नहीं चाहता। चोर, लुटेरे, डाकू का टाइटल सब एक दूसरे को देते हैं लेकिन एहतसाब के लिए कोई आगे नहीं आता। इदारों को खुद मुख्तार बनाने की बात की जाती है लेकिन इदारों का सामना करने को कोई भी तैयार नहीं है। अदालत हो, नैब हो, जबकि FBI हो, इसमें इस्लाहात सभी चाहते हैं लेकिन इनके कवानीन का सामना कोई भी नहीं करना चाहता। गर्ज ये कि इक़्तिदार के मजे सभी लेना चाहते हैं लेकिन अवाम की खिदमत के लिए कोई भी आगे आना नहीं चाहता। तरामीमी इस्लाहात हो, तब्दीली हो या हर पार्टी दूसरे के लिए तो कवानीन चाहती है लेकिन अपने ऊपर किसी भी किस्म के इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहती है। तो मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है, मुल्क किस तरफ जा रहा है? महंगाई में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया। पेट्रोल की कीमत वह 4 पे इजाफे के साथ 123 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि हमारे वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन साहब यही राग अलाप रहे हैं कि खत्ते में अभी भी पाकिस्तान में कम कीमतें हैं। उन्हें यह बात समझ ही नहीं आ रही कि उनकी जो बाइंग पावर है वो भी तो ज्यादा है खत्ते में बाकी ममालिक की। दूसरी तरफ अगर सियासत की बात की जाए तो सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो नून लीग ने जो इजाफा किया है उसको मुस्तरद कर दिया है। नून लीग में अंदरूनी तौर पर जो मुहिमबाजी चल रही है उसकी वजह से दरार खुलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ अपने ही रहनुमाओं के बयान जो हैं वो गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से टॉक शो में जो बयान दिया गया, उसके बाद राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की और अब मरियम नवाज की बात कर रही हैं कि पार्टी इजलास में कारकुनान और रहनुमाओं से खिताब करते हुए कि नवाज शरीफ और हमारी पार्टी के दरमियान कुछ ऐसे हैं कि कुछ ताकत का पता तो मुखालिफिन को है लेकिन हमें उस ताकत का पता नहीं है। पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से ही डरते हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर जरा हम बात करेंगे। दूसरी तरफ जो EVM का मामला है वो भी ज़ेर बहस है। हुकूमत जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात करवाने पर डट गई है और चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के हवाले से अब ये बात सामने आ गई है कि जब तक नया नाम फाइनल नहीं होता तब तक ये एक्सटेंशन दी जा सकती है। इस पर अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये जो एक खिचड़ी पक रही है इसके हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार राना अजीम साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब सबसे पहले तो मैं आप सारी सूरत हाल को देख रहे होते हैं, एनालाइज भी कर रहे होते हैं, अंदर की खबरें भी आपके पास होती हैं पार्टीज के हवाले से। आप क्या देख रहे हैं, हो क्या रहा है मुल्क में? देखें, एक तो इस मुल्क में जो हो रहा है आपके सामने कि हर पार्टी के अंदर एक नई जंग शुरू है। हर पार्टी के अंदर एक नया ग्रुप बन चुका है। हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो या तो तसादम की तरफ जाना चाहते हैं या मुसाहलत की तरफ जाना चाहते हैं। पहले तो मुस्लिम लीग नून की बात कर लेते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग नून के अंदर जो जिन चंद लोगों का हवाला दिया मरियम साहिबा ने, मरियम साहिबा में इतनी जुड़त नहीं थी कि उनका नाम ले लेती। मरियम साहिबा ने क्यों नाम नहीं लिया वहां पर राना तनवीर का, क्यों नाम नहीं लिया मियां शहबाज शरीफ का, मियां हमजा शहबाज का, क्यों उन्होंने वहां पे नाम नहीं लिया उन लोगों का जिसमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल है? उन्होंने क्यों नाम नहीं लिया उन लोगों का जो आजकल बिल्कुल एकदम खामोश होकर बैठे हुए हैं, जिसमें शकरगढ़ तलक ने अजीज के बेटे दानियल अजीज भी शामिल है। ये वो लोग हैं जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया, लेकिन इशारा जरूर किया लेकिन उनका नाम नहीं लिया। और पार्टी के अंदर शेख अयूब है, इसी तरह पार्टी के अंदर बेतहा ऐसे लोग मौजूद हैं जो मसालहत चाहते हैं, जो मरियम के बयानिए से, मियां नवाज शरीफ के बयानिए से, इसमें ख्वाजा साद रफीक भी शामिल है, किसी तौर पर मुत्फिक नहीं है। मरियम ने हवाला तो दे दिया कि कुछ लोग हैं लेकिन मरियम में अभी इतनी जरूरत नहीं थी कि वो उनका ओपन नाम लेती या उनको पार्टी से साइड पे करती। देखिए, मुस्लिम लीग नून के अंदर तो वाजे बिल्कुल क्लियर और वाजे हो गया है कि नून लीग के अंदर 2 नहीं 3 बयानिया काम कर रहे हैं। एक बयानिया हमजा शहबाज उसका नवाज शरीफ का, एक बयानिया शहबाज शरीफ का, और अब एक बयानिया वो है जो मुस्लिम लीग नून के अंदर इंडिपेंडेंट ग्रुप बन चुका है। वो ग्रुप बन चुका है जो चाहता है कि ये दोनों जो साहिबान है, फैमिली के जो लोग हैं जो हमें हमारे साथ खेल रहे हैं, इन दोनों से हट के हमें अपना सियासी मुस्तकबिल बचाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के अंदर तो ये चाह रहा है। आप क्या समझते हैं? मैंने रात को भी ये बात की थी, क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वाकई सीरियस गिरे हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब जो है एक वाकई बीमार हुए हैं? अगर वो बीमार हुए हैं तो क्या उनका घर अस्पताल है? वो शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स में क्यों नहीं गए? वो इत्तेफाक अस्पताल में क्यों नहीं गए? वो किसी ऐसी जगह ट्रीटमेंट लेने क्यों नहीं गए जहां पे 24 घंटे डॉक्टर मौजूद हो, जहां पे उनको बेहतर ट्रीटमेंट मिले? देखिए, मियां शहबाज शरीफ जो है वो मरियम के बयानिए से, मियां शहबाज शरीफ जो है जॉइंट
जो सेशन हो रहा है उससे बचने के लिए, असेंबली के फ्लोर पर सख्त गुफ्तगू के हवाले से और FIA से बचने के लिए, तीनों चीजें जो है शहबाज शरीफ अपनी कमिटमेंट के मुताबिक जो है वो बाकायदा उस वक्त या तो बीमार होते हैं या उस वक्त खामोश होते हैं जब उनकी कोई कमिटमेंट होती है, और गिरफ्तार भी उस वक्त होते हैं जब उन्हें पता होता है कि मेरे गिरफ्तार होने से मेरा सियासी फायदा होगा, पार्टी का फायदा हो ना हो, जिनसे उसने कमिटमेंट की होती है उसके मुताबिक होते हैं। आप जरा गौर करें थोड़ा सा, एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब के सीढ़ियों से गिरने के वाकये की इतला से एक दिन पहले ख्वाजा साहब असेंबली फ्लोर पे ये बात करते हैं कि मैं अपोजिशन की तरफ से ये कहता हूं कि हमें इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल लाया जा रहा है हम इसे कबूल नहीं करेंगे। क्या उन्हें पता था कि अगले दिन शहबाज शरीफ ने नहीं आना? ये ऐलान तो शहबाज शरीफ की तरफ से बनता है, अपोजिशन लीडर थे, ये ऐलान तो उस वक्त उनकी तरफ से होना चाहिए था। ख्वाजा साहब ने क्यों किया? क्या ख्वाजा साहब को इल्म था? तो जिससे ये बिल्कुल होता है कि वो लोग जो शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं वो सारे इस प्लानिंग का हिस्सा थे और ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। दूसरी तरफ आप चले जाए कि अगर पीपल्स पार्टी के अंदर देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो अपनी एक गेम करने के लिए पाकिस्तान से बाहर जो उनकी मूवमेंट चल रही है, जो पाकिस्तान के अंदर उनके लोगों की मूवमेंट चल रही है, सब लोग अपने अपनी जगह लगे हुए हैं। हर शख्स चाहता है कि 4 नंबर गेट हो या 3 नंबर गेट हो, उससे अंदर जाके मुझे जहां पर जो मिल सकता है मैं वो हासिल कर लूं। तो ये सब उसी चीजों में लगे हुए हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर भी आप एक ग्रुप ऐसा मौजूद है जो चाहता है कि हमें आने ये थोड़ा एक अरसा है, इस अरसे में जो हमें मिल सकता है वो हम कमा ले, तो हमारे पास आ सकता है वो उसे हम इकट्ठा कर लें। कलेक्टिवली कहा जाए तो तमाम जमातें चाहे वो इक्तदार में है चाहे वो ऑपोजिशन में अंदरूनी तौर पर ही इख्तिलाफात और इंतशार के शिकार है। अच्छा राना साहब ये बताएगा, इस हवाले से भी खबर है मरियम नवाज साहिबा ने दिसंबर में नवाज शरीफ साहब के वापस आने का इंदिया दिया। देखिए मैं एक चीज मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। मियां नवाज शरीफ साहब उस दिन वापस आएंगे जिस दिन उन्हें पता होगा कि उनकी तमाम इतराफ से मामला क्लियर है। अब इन्होंने ऐलान क्यों किया? एक तो इनके बहुत से MNA MP ऐसे थे जो भाग रहे थे इनके पास से, जो उनको छोड़ के जा रहे थे। इन्होंने कहा कि एक पता खेल ले। पहला पता खेला शहबाज शरीफ वाला कि जनाब उनके केसेस खत्म हो गए हैं, हमारी सेटिंग हो गई है। वो चंद दिन बाद चीजें सामने आना शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा नवाज शरीफ आ रहा है, मियां साहब आ रहे हैं। पहले यही मरियम साहबा आज से 9 दिन पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर कहती है कि मियां साहब की हालत ठीक नहीं और मौजूदा सालमाना हुकूमत में मैं किसी सूरत में नहीं चाहूंगी वो अक्सर है। अब वो कह रही है कि मियां साहब आ रहे हैं। और अब इन्होंने, मैं आपको अंदर की बात इन्होंने अपनी एक मीटिंग जो लाहौर में इनकी जारी है उसमें इन्होंने कहा कि नवंबर के महीने में एक अहम अदारे के अंदर बड़ी तब्दीलियां हो रही। अच्छा वो तब्दीलियां एक रूटीन की तब्दीलियां हैं जो होनी ही होनी है कि बहुत बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं और जैसे वो तब्दीलियां नवंबर में होंगी तो हमारे हमदर्द सामने आ सकते हैं। हमने अपनी लॉबिंग पूरी कर ली। अच्छा ये सारा झूठ था, उस अदारे के अंदर कोई किसी का हमदर्द नहीं होता, वो पाकिस्तान के हमदर्द तो ये तो फिर पार्टी वर्कर को सिर्फ दिलासे देने की कोशिशें हो रही है ना कि जो एक नून लीग का एक्सपोर्ट थी, जो पार्टी वर्कर था वो साथ जमा रहे, छोड़ के ना चला जाए। बिल्कुल यही है। उस मीटिंग में ये बात की कि नवंबर में ये होगा और दिसंबर में मियां साहब आ जाए। मियां साहब नहीं आ रहे। मैं आपको ये 101% दुरुस्त कह रहा हूं। मेरे वहां पे जराए जो हैं, जो उनके करीब 3 लोग हैं, उन्होंने मियां साहब से पूछा मियां साहब कब जाएंगे? तो मियां साहब ने वाज़े इशारा दिया, मैं नाम नहीं ले सकता, फौरी तौर पे कैमरा भी इस पे आ जाता। मियां साहब ने इशारा दिया और नाम लिया है कि जब वो शख्स जो है अपने मनसब पे बैठेगा आगे तो उस वक्त हम जाएंगे और जब हम जाएंगे तो हमारे सारे मामले ठीक हो। ठीक है राना साहब ये फरमाएगा ऑपोजिशन, अब जरा थोड़ा हुकूमत की अगर बात करें तो हुकूमत गिराओ जो तहरीक चल रही थी, जो एक उनका अपना सिस्टम चल रहा था कि हुकूमत गिराना है, वो तो कहीं रह गया पीछे। मौलाना फजलुर रहमान भी उस तरह से नजर नहीं आ रहे, ये तो अपने इख्तलाफात में पड़े हुए हैं। तो हुकूमत के लिए ऑपोजिशन तो टफ टाइम नहीं है, ये तो बात वाजे हो चुकी। लेकिन हुकूमत जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, अंदरूनी तौर पर जो चीजें चल रही हैं, उसकी वजह से फिर कबल वक्त इलेक्शन हो सकते हैं और हुकूमत किस तरह से टैकल करेगी चीजों को? लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर है, हुकूमत अपनी, अपोजिशन आप है। अपोजिशन जवाबदेह कुछ नहीं है। हुकूमत की तरफ से बेलगाम महंगाई, डॉलर की बुलंद तरीन सतह, पेट्रोल की बुलंद तरीन कीमतें, अवाम को रिलीफ ना मिलना, करप्शन में बेइंतहा इजाफा होना, ये अपोजिशन है हुकूमत की। और मौजूदा हालात में आम शख्स जो है, पहले लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे, अब लोग तैयार बैठे हैं, कोई क़यादत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये चीज जो है हुकूमत को इतना मजबूर कर देगी, अगर 1 माह में हुकूमत ने रिलीफ देना शुरू ना किया तो हुकूमत जो है उसके बस में ये नहीं रहेगा कि कबल अज़ वक्त इंतखाब उस वक्त हुकूमत कराती है जब हुकूमत की अपनी पोजीशन बेहतर हो। यहाँ पे हुकूमत की अपनी पोजीशन बिल्कुल बेहतर नहीं है। और मैं आपके प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक कर दूं,
इस हुकूमत को फरवरी तक का टाइम दिया गया है कि फरवरी तक अपने टोटल मामला को दुरुस्त कर ले। तो फवाद चौधरी साहब इसीलिए कह रहे हैं, फवाद साहब के बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे ताकि हुकूमत ग्राउंड रियलिटीज चेक कर ले कि हो क्या रहा है। कोई नहीं बल्दियाती इंतखाबात भी करा रहे जी, जब तक ये रिलीफ नहीं देते। फरवरी तक इनके पास टाइम है। अगर इन्होंने फरवरी तक अपने मामला दुरुस्त कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फरवरी के बाद डील भी होगी और ढील भी होगी। वो किससे होगी आपको नजर आ जाए। अच्छा इमरान साहब, दूसरी तरफ ये फरमाइएगा, जिस तरह से हम सारी सूरत हाल देख रहे हैं, उसके बाद कबल वक्त इंतखाबात की इंदिया है, फिर हो सकते हैं, कितना पहले हो सकते हैं इंतखाबात? देखें, इंतखाबात अगर इमरान खान ने अपनी पोजीशन बेहतर कर ली, मैं फिर कह रहा हूं, अगर पीटीआई हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया तो फिर वो हर सूरत में कोशिश करेंगे कि 2022 के सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन करवा लें, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में 2022 के सितंबर अक्टूबर में 2-3 बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, बल्कि तब्दीलियां हैं, ये उससे पहले अपना इलेक्शन कराना चाहेंगे। और अगर इनके हालात बेहतर नहीं होते तो फिर ये अपना टेन्योर पूरा तो दिसंबर में जो खबरें दे रहे हैं कि दिसंबर में हेल्थ इंश्योरेंस देंगे और इस तरह से फिर चीजें बेहतर होंगी, क्या ये जानबूझ के सारी चीजें की जा रही हैं कि इंतखाबात के करीब आते ही थोड़ा रिलीफ देना शुरू करेंगे कि अवाम को एक बार फिर से जो है वो बेवकूफ बनाया जा सके? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मेरी परसों इनके एक बड़े अहम जुम्मेदार से बात हुई। मैंने कहा भाई, क्या आपको नहीं पता कि आप हल्कों में निकलेंगे तो आपको लोग मारेंगे, लोग आपको वोट नहीं देंगे? उन्होंने कहा जी हमें पता है और हमने अपनी तैयारी की हुई है, हम इस कौम के जज्बात से किस तरह खेलना हमें पता है। हम अचानक इतना रिलीफ देंगे कि ये लोग पुरानी महंगाई को, पुरानी तकालीफ को भूल जाएंगे और फिर ये हमारे नारे लगाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इनकी बात में होगा। ठीक है राना अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल पर बात कर रहे थे। और इस वक्त अपोजिशन अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, जिसकी वजह से हुकूमत के लिए तो बिल्कुल टफ टाइम नहीं क्रिएट कर पा रही है, लेकिन हुकूमत अपनी खुद ही अपोजिशन है। सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती तब तक हुकूमत जो है वो आगे अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं करती, तो आवाम को रिलीफ नहीं मिलता तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद आलमी महाज पर जो चीज़ें चल रही हैं उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने को शुक्रिया। और अमेरिका का पाकिस्तान को लेकर दोहरा मयार कभी ख़त्म नहीं हुआ और अब एक बार फिर से अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की इतनी मदद करने के बावजूद भी अमेरिका का पाकिस्तान के हवाले से दोहरा मयार सामने आ गया है। अफगानिस्तान में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए रिपब्लिकन सेनेटर्स ने अमरीकी सेनेट में एक बिल पेश किया। इसी हफ्ते के दौरान अफगान तालिबान के हवाले से पाकिस्तान के किरदार की तहकीकात का मुतालबा किया गया। अफगानिस्तान में काउंटर टेररिज्म और ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी एक्ट में अमरीकी इंतजामिया से मामला की तहकीकात के बाद 180 दिन में रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए गए हैं। बिल में अफगान तालिबान और उनकी मदद करने वाले ममालिक मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के हवाले से भी तहकीकात करने के अहकाम, और इस रिपोर्ट में, इस बिल में यह कहा गया है कि रिपोर्ट पेश की जाएगी। और इस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान है उनकी जानिब से सरकारी तौर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया कि अमरीकी सेनेट में मुसवदा कानून पाकिस्तान के बारे में जिक्र मुकम्मल तौर पर बिला जवाज़ है, तमाम हवाले जात से पाक अमरीका तावन की रूह के मुनाफी है। इससे पहले भी आपको याद है कि अफगानिस्तान में तमाम तर सूरत हाल पर अमरीका को मदद दरकार थी गैर मुल्की इनखला के लिए, तो पाकिस्तान ने उस हवाले से मदद की, मुज़ाकरात की मेज पर लेकर आए। एक तो इस पर हम बात करेंगे कि अमेरिका का दोहरा मयार ये किस कदर है और इसको किस तरह से पाकिस्तान की क्या पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने तुर्क टेलीविजन को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि तालिबान जो हैं वो टीटीपी के चंद ग्रुप्स के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात के हवाले से मुआवनत फराहम कर रहे हैं, वो इस हवाले से मुआविन किरदार अदा कर रहे हैं। तो क्या ये एक तनाजुर हो सकता है कि अमेरिका का जो दोहरा मयार है और आलमी दुनिया जिस तरह से किरदार अदा कर रही है, सारी सूरत हाल पर हम जरा बात करेंगे। बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है डॉक्टर रिफत हुसैन साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने 2001 से लेकर अमेरिका के साथ अफगानिस्तान पर मुसलसल ताउन किया, अफगान अमन अमल में सहूलत और अफगानिस्तान से अमेरिका के समेत गैर मुल्की इनखला में बड़ा मुआविन किरदार अदा किया, उसके बावजूद ये बिल पेश करना और अमेरिका का दोहरा मयार। जी शुक्रिया बहुत बहुत काशिफ साहब। मेरे ख्याल के अंदर इसके दो पहलू हैं जो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो अमेरिका के अंदर जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं उनका एक ग्रोह है जो कि चाहता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को जितना भी वो एम्बेरस कर सकें अफगानिस्तान से इनखला की पॉलिसी के हवाले से, वो उसके ऊपर वो जो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।
तो एक तो उसका डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बात यह है कि इस बिल के पेश होने की वजह से वो अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात के अंदर जो उतार चढ़ाव था उसके अंदर मेरे ख्याल के अंदर ज्यादा आपको उतार कम और जो नीचापन है वो बहुत ज्यादा नजर आएगा। और उसके वाले से जो मुल्कों के दरमियान दोनों मुल्कों के जो बायलैटरल रिलेशंस है उसके हवाले से जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जा रही थी कि अमेरिका को के साथ जो मुखासमत की पॉलिसी या जारहाना रवैया ना रखा जाए, और वो पाकिस्तान की कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही है कि अमेरिका को नाराज करके अपने मकासद को हासिल करने की कोशिश करे। तो उसके अंदर भी वो होस्टाइल जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर इजाफा होगा। और तीसरी बात मैं ये भी कहता चलूं कि ये जो टीटीपी का आपने जिक्र किया उसके हवाले से हुकूमत अगर मुज़ाकरात कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तालिबान उनके हवाले से हमारी बात मानने को तैयार है कि टीटीपी जैसे की तरफ से जिस किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है उसके खिलाफ अगर तालिबान हमारे लिए हमारी मदद करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात अमेरिका को भी समझानी चाहिए कि वो तमाम दहशतगर्द कुव्वतें जिसमें ISIS है, जिसमें दाइश है, जिसमें अफगानिस्तान के अंदर जो इंडियन स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप्स हैं, उनकी बेखुनी के लिए पाकिस्तान की मदद की जाए और उस हवाले से जो मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है जिसके हवाले से, लेकिन वक्ती तौर पे इस बिल के पेश करने से असर उसका ये हुआ है कि पाकिस्तान और अमेरिका के तो नहीं डॉक्टर साहब, तो ये जो बिल पेश किया जा रहा है, अगर हम अमेरिका की बात करें तो इस बिल की वजूहात क्या है? हजारों जानों की कुर्बानियां देने के बावजूद पाकिस्तान को मुरद इल्जाम ठहराया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा से, ये पाकिस्तान की जंग नहीं थी, पाकिस्तान ने सिर्फ साथ दिया कि अमेरिका की मदद की। उसके बावजूद क्या अमेरिका में जो मकामी सियासत है वो इसकी वजह बन रही है, या पाकिस्तान और चीन के जो मजबूत ताल्लुकात हैं वो अमेरिका को हमेशा से एक आंख नहीं भाते, तो क्या उसकी वजह से ये सब कुछ है? जी, दोनों बातों का इस बात से गहरा ताल्लुक है कि बिल क्यों पेश किया गया और उसके मुमकिना असरात जो हैं वो खित्ते की सियासत के ऊपर और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ग्रेट पावर्स के साथ, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया और चाइना के ऊपर, इसके मुझे ये लगता है, कम से कम हो सकता है कि मेरा एनालिसिस गलत हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बिल की लैंग्वेज की ड्राफ्टिंग के हवाले से अगर आप देखें तो आपको इसके अंदर इंडियन लॉबी का बड़ा वाज़ेह हाथ नजर आता है। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी 68 लॉ मेकर्स ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखा था कि तालिबान की जो सूरत हाल है उसकी वजह से जो खित्ते के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके बारे में आप हमारे इन सवालों का जवाब दीजिएगा। तो यही वो लॉबी है जो कि अब अमेरिकी सेनेटर्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मिट रोमनी जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे वो भी शामिल है और भी सरकर्दा शख्सियतें शामिल है। लेकिन इस बिल को पेश करने की एक बात पास हो जाना वो दूसरी बात है। और मुझे नहीं लगता कि एक बाई पार्टीजन कंसेंसस इस बिल के हवाले से मौजूद है और वो लोग भी चाहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव की कैफियत रखी जाए। हाँ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस बिल के पेश करने के हवाले से उनका इस्तेदलाल ये हो सकता है, जिसके लिए मेरे ख्याल के अंदर पाकिस्तान को अपना काउंटर जो है वो आर्गुमेंट देना चाहिए कि आप इस बिल के अंदर पाकिस्तान का किरदार असेस करने के हवाले से 2001 से लेकर 2000 यानी जो दोहा प्रोसेस था उसका डायलॉग शुरू होने तक की तहकीक है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसका ताल्लुक अड्डे देने से है कि पाकिस्तान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल की जाए मुस्तकबिल में, या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में जो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय लॉबी मुतहर्रिक है वो इसके पीछे पेश खैमा हो सकता है उसका कुछ? जी बिल्कुल, वो लॉबी तो हमेशा से मुतहर्रिक रही है और रहेगी। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के अंदर लॉबिंग एफर्ट के अंदर वो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी लॉबी और उनका एक इंडिया और यूएस कॉकस जो है जिसके तकरीबन कोई ओवर 80 मेंबर्स हैं, वो उस हवाले से पाकिस्तान को के खिलाफ वो बात करते रहेंगे और वो करते रहेंगे। लेकिन आपने जो जिक्र किया कि इसका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मेरा ख्याल ये है कि अगर उन्होंने जो फिजाई अड्डे तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन
वो एक एक्सेस चाह रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, तो वो पाकिस्तान से तो अफगानिस्तान में तालिबान के हवाले से अब कतर भी ये बात कर रहा है कि खवातीन के हवाले से किस तरह से मसाइल को हल करना चाहिए, क्या कवानीन होने चाहिए। कतर भी ये बात कर रहा है कि हम ये बताना चाहते हैं तालिबान को। दूसरी तरफ तालिबान अभी तक जो खित्ते में एक्चुअल जो पावर है, जिसको हम रूस, चाइना, पाकिस्तान हम कंसीडर करते हैं, ये एक जो ट्रायो है, इनको क्यों नहीं मुतमईन कर पा रहे हैं तालिबान अभी तक? जी देखिए, तालिबान की हुकूमत चूंकि अभी नई है और उनको पार में आए हुए तकरीबन कोई 1 महीने का अरसा होने तक आया, तो उन्होंने अपनी वर्बल स्टेटमेंट के जरिए और खास तौर पे उन्होंने जो इक़दाम किए हैं उसके हवाले से दुनिया को ये एक अश्योरेंस का प्रोग्राम मिलना चाहिए कि ये तालिबान की जो हुकूमत जो है, इसके अंदर अगरचे हक्कानी ग्रुप भी शामिल है, उसके सरकर्दा शख्सियतें भी शामिल है, पुराने तालिबान भी 18 कैबिनेट की पोजीशन लिए हुए बैठे हैं, लेकिन इनका जो बयानिया है वो हॉस्टाइल नहीं है, ना ही अमेरिका की तरफ हॉस्टाइल है और ना ही चाइना की तरफ हॉस्टाइल। ओके, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर इरफत साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद डेंगू के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और इस वक्त मुल्क को कोरोना वबा के साथ साथ एक और वबा का सामना भी है, और वो है डेंगू पर हम अभी तक भरपूर तरीके से काबू नहीं पा सके हैं। जैसे ही साल गुजरता है, हर साल डेंगू जैसी वबा का हमें सामना करना पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से रवां साल पहली मौत की तस्दीक भी हो गई है, और महकमे सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस से एक खातून जाँ बहक हुई हैं। एबटाबाद में रिपोर्ट हुई, जबकि खातून का ताल्लुक मानसहरा से बताया जा रहा है। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा सूबे में 178 डेंगू के केसेस सामने आए। पेशावर और नौशहरा में 41, बुनेर में 12, मर्दान 37, खैबर और सवाबी में 8 डेंगू केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। यही नहीं बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी डेंगू के जो मरीजों की तादाद है उसमें इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद में 10 शहरी जो है डेंगू से बीमार हुए हैं, और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इस सारी सूरत हाल पर जरा हम बात करेंगे कि डेंगू वबा पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, डेंगू फैलता किस तरह से है, क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। और जब हम कोरोना का सामना कर रहे हैं तो कोरोना वबा के दौरान अगर आप डेंगू का शिकार हो जाते हैं तो आप इससे किस तरह से बच सकते हैं। डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर तिब्बी अमूर है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, डेंगू का हम अब सामना कर रहे हैं, अब एक ऐसे वक्त में जब हम पहले से ही कोरोना वबा का सामना कर रहे हैं, उस सूरत हाल में हमें डेंगू जैसी बीमारी का सामना करना कितना खतरनाक हो सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत आपके प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बहुत अहम मौजू पे आप इस टाइम बात कर रहे हैं, और कुछ अरसे से हम विटनेस कर रहे हैं कि जहाँ पे कोरोना के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं और उनकी तादाद भी बड़ी थी। अब ये हो रहा है सिलसिला के डेंगू भी लोगों में फैल रहा है। और कुछ जो चीज़ इंटरेस्टिंग मैं देख रहा हूँ, वो कोविड पेशेंट जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें अब डेंगू भी साथ आ रहा है। तो ये अजीब सी एक हम फिनोमेना देख रहे हैं। और उसमें जिस तरह आपने कहा कि वो ज्यादा खतरनाक इसलिए हो जाता है कि डेंगू और कोरोना जो है दोनों मरीज के बोन मैरो पे अफेक्ट करते हैं, या जो आप कहते हैं ना कि जिस तरह उनके वाइट ब्लड सेल्स हैं या उनके प्लेटलेट्स हैं, और उनको जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक किस्म का ये खतरनाक कम्बिनेशन बन जाता है, और हमें ट्रीटमेंट में मुश्किल हो जाती है कि ये कैसे किया जाए, क्योंकि उधर कोरोना की ट्रीटमेंट चल रही होती है और उधर अगर डेंगू की हो तो दोनों की मुख्तलिफ ट्रीटमेंट हो जाती है। गो कि डेंगू की भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक शख्स कोरोना की वजह से ऑलरेडी अफेक्टेड है, तो उसको अगर डेंगू का वो शिकार हो जाता है, या कोई शख्स अगर डेंगू का शिकार होता है तो आपको किस तरह से आइडेंटिफाई होगा, उसकी अलामात क्या होंगी? जी देखिए, उसमें ये होता है ना कि कोविड जो है वो तो ज्यादातर फेफड़ों को अफेक्ट करता है। मरीज के अलामात जो होते हैं वो फेफड़ों से ज्यादा होते हैं कि उनको कोल्ड की तरह सिम्टम्स होते हैं, नज़ला, जुकाम, खांसी, लॉस ऑफ स्मेल, टेस्ट, या सांस फूलना, तेज बुखार होना। जबकि डेंगू के अलामात थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें भी लोग अलामात इस तरह की हो सकती हैं, लेकिन उसमें जो खांसी आना या सांस फूलना ये चीज नहीं होती। और जब हम टेस्ट कराते हैं, एक्सरे वगैरह कराते
आते हैं, वो देखते हैं कि वो ठीक है और मरीज अभी भी बुखार की कैफियत में है, तो हम फिर उसका डेंगू का भी टेस्ट करा लेते हैं जहां हमें शुबा ज्यादा है। वो कि ये मुश्किल काम है, इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि डेंगू भी साथ चल रहा है, लेकिन आज ही आप ही के एक मीडिया के पर्सन को हमने डेंगू डायग्नोज किया जिसको कोविड हमने लग रहा था। तो मतलब ये बड़ा अजीब सा फिनोमेना हो रहा है और इस वजह से अगर ये दोनों हो जाता है या दोनों में से एक मिस हो जाता है तो मरीज जो है वो शदीद बीमार हो सकता है और उसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। सही। डॉक्टर साहब ये फरमाएगा कि एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए कोरोना से बचने के लिए? तो एहतियाती तदाबीर वाज़ेह हैं, क्या मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला बरकरार रखें, लेकिन डेंगू से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? देखिए, डेंगू जो है ना वो फैलता मच्छर से है। एक तो आप आउटडोर एक्टिविटीज, आपको पता है कि आजकल आपको बाहर की एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, वैसे भी एक्टिविटीज हमें कोविड की वजह से हमारी कम है। तो बाहर जो आप जाते हैं, निकलते हैं, आप फुल स्लीव्स पहने, अपने आप को अच्छी तरह कवर करें, कपड़े मतलब पूरे होने चाहिए, फुल स्लीव्स होने चाहिए, बुशर्ट या उसमें आधी आस्तीनों के ना जाएं। फिर आप मॉस्किटो रिपेलेंट ले सकते हैं, जिस तरह वो कोई भी होता है आपको बाजार से मिल जाएगा, वो लगा सकते हैं। पेयर स्किन में, हाथ है, थोड़ा सा गर्दन पे लगा दिया, या अगर आपने जूते नहीं पहने और दूसरे चप्पल पहने तो आप पैरों पे, तो ये मॉस्किटो रिपेलेंट जो होता है इसको जो है वो कर देता है। तीसरी चीज ये है कि जरूरत ना पड़े तो आप बागों की या पार्कों में इन जगहों पे ना जाएं। और उससे अहम बात ये कि जहां भी पानी खड़ा हो आपके घर में, किसी भी जगह खड़ा हो, वो आप उसको फौरन ड्रेन करें, उसको फौरन क्लीन करें, वरना ये फ्रेश वाटर में, ये बारिश के बाद जो पानी होता है, ये घर की धुलाई के बाद जो पानी आता है, ठीक है। और इसकी मेडिकेशन क्या होगी डॉक्टर साहब? डेंगू के लिए आप डॉक्टर से रुजू करते हैं, तो जो लोग घर पर मौजूद हैं, वक्ती तौर पे आपको जो अलामत आती हैं आप उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि आप डेंगू का शिकार हो गए हैं, तो लोग उस पर घर पे ही मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, कुछ टैबलेट्स देना शुरू करते हैं। तो क्या ये दुरुस्त है? और इसके साथ क्या कोई डाइट के हवाले से भी एहतियात बरतनी चाहिए? जी देखिए, डेंगू एक खुद ही से ठीक होने वाला मर्ज है। मरीज को दर्दें हो सकती हैं, बुखार हो सकता है, कोल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं, थोड़े रैशेस निकल सकते हैं। तो उसमें तो यही करना है कि आप पेनाडोल या पैरासिटामोल लें बुखार के लिए, दर्दों के लिए। ये 1 हफ्ता रहता है और ये खुद से ठीक हो जाता है। तो बाकी जो है वो हमें अपना विटामिन सी या मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं, एंटीबायोटिक इसमें काम नहीं करती। इसके अलावा ये कि आप मुतवाजन गजा खाएं, थोड़े से फलों का इस्तेमाल ज्यादा करें, जूसेस ज्यादा रहें, दही ज्यादा रहें, सिट्रस, माल्टे वगैरह ये चीजें जो है अगर अवेलेबल हो जाए तो ये आप ले सकते हैं। आजकल मिठों का सीजन है, तो आप इस तरह करके इसको अपना वो कर सकते हैं। इसकी कोई खास देखें कोई इसका वो नहीं निकला अभी तक, कोई जिसे हम कहते हैं कि वैक्सीन या कोई दवाई इजाद नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शाज़ली मंजूर हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर रहे थे। डेंगू वबा से बचने की ज़रूरत है, कोशिश करें कि आप जो है नेकेड बॉडी ना रखें, आप फुल स्लीव्स जो हैं वो शर्ट्स पहने, बाहर निकलते हुए मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। कोरोना से बचने के लिए जिस तरह से एहतियाती तदाबीर हैं, इसी तरह से डेंगू से बचने के लिए भी एहतियाती तदाबीर हैं। और कोशिश करें कि आपके घर के और रहने की जो जगह है वहाँ पर आसपास पानी का जौहड़ मौजूद ना हो, कचरा ना हो, जिसकी वजह से मच्छर की अफजाइश होती है और डेंगू पैदा होता है। अपना भी ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के